गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में, और एसएसटी में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एयर। एयर यानी कि वायु। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वातावरण। अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। धरती जो है चारों ओर एयर की एक लेयर से घिरी हुई है। इन्वेलप से मतलब कि चारों ओर धरती के एक आवरण है एयर का, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों ओर एक लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो लेयर किसकी है? एयर की। ठीक है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल रिलीम ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक आंतरिक भाग है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का, यानी कि ये बहुत जरूरी है। The atmosphere consists of essential gases that helps sunlight to the earth। जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी जरूरी गैसें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इन एक्ट्स अ ब्लैंकेट बाय प्रिवेंटिंग द अल्ट्रावायलेट रेज द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल की तरह काम करता है। जैसे कि हम सोते हैं, ठंडियों में ओढ़ लेते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है, यानी कि बाहर की ठंड हमें नहीं लगती है। उसी तरीके से ये एक ब्लैंकेट की तरह है अर्थ की, जो सन से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को हमसे पहुंचने तक रोकती है। द एटमॉस्फेयर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जो अर्थ है, जो ये एटमॉस्फेयर है, लेयर धरती के चारों ओर, ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी कि कंपोजिशन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का, उसमें कौन कौन सी गैसेज है, कितनी है और कितनी मात्रा में, उसका परसेंटेज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The atmosphere is a mixture of gases, dust particles and water vapor। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें केवल एयर नहीं है, इसमें बहुत सारी गैसेस है, डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण, और वाटर वेपर यानी पानी की वाष्प भी है। नाइट्रोजन 78% है, ठीक है, और ऑक्सीजन 21% एंड टू प्रोडोमिनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और दो भी बहुत जरूरी गैसेस जो हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। Other gases, water vapor and dust particle together makes up the remaining 1% of atmosphere। दूसरी गैसें और वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स ये सब मिल करके क्या बनाती है? 1% बनाती है। देखिए आप डायग्राम में ये देख सकते हो इजीली कि जो हमारे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। 1% जो है, 1% में कौन कौन सी गैसेस आती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, AR और दूसरी अदर गैसेस यानी कि अदर गैसेस आती है। ये तीनों मिलकर 1% बनाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.33% है, 1% का 0.33%। अब ये इतना कम होते हुए भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर ये थोड़ा सा भी अमाउंट पॉइंट में बढ़ जाए तो इसी की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे डीपली। Other gases, water, although carbon dioxide makes up only 0.03%, 0.03%, only 0.03%, 0.033% makes the contribution of the air। मतलब एयर में 0.033% ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है? ट्रैप करता है एनर्जी को अंदर आकर्षित करता है। द फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो फिनोमेना है जो एनर्जी को आने देता है, ये क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। In modern times, burning of fossil fuel, emission of other automobiles and smoke from industries contribute to an increase in the proportion of carbon dioxide resulting in global warming। अभी जो वर्तमान समय में है बहुत सारे फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, मतलब जीव जंतु से मिलते हैं ना हमारे ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें ये जल रही है बहुत ज्यादा मात्रा में। और ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं, स्मोक इंडस्ट्रीज जो और हमारे उद्योग हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहां से ही बहुत धुआं निकलता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये प्रोपोर्शन है 0.033% ये बढ़ गया है, जिसकी अब ये ग्लोबल वार्मिंग कराता है। इससे एनर्जी ट्रैप होती है, यानी कि एनर्जी जो आती है हमारी अर्थ पर आती है। अब ये जब अमाउंट बढ़ गया तो ये ज्यादा एनर्जी को ट्रैप करेगा, तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा है।
The rise in temperature will result in melting of the polar ice caps. इसकी वजह से जो हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आने वाले सन रेज को आने तो देता है लेकिन उनको जाने नहीं देता है, तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा ये अब्जॉर्व कर लेगा। तो टेम्परेचर हमारा अर्थ का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हिल्स है, ग्लेशियर्स हैं, उनके टॉप पे जो आइस है वो क्या हो रही है, आइस कैप्स है वो गल रही है, दस रेजिंग द सी लेवल। अब वो जब गलेगी, मेल्ट होएगी तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो वो कहाँ जाएगा, समुद्र में, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल जो है बढ़ रहा है, कॉसिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरिया। अब जब समुद्र के किनारे जो एरिया है उसे कहते हैं कोस्टल एरिया। अब जब वहाँ लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र का बढ़ जाएगा लेवल, तो किनारे के एरिया क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। दिस वुड लीड टू द सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल रीजन्स। इसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र हैं वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं। द वाइपिंग आउट ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या हमारी वहां से, जिसकी वजह से देखिए क्या हो रहा है, जब कोस्टल एरिया रहेगा नहीं तो लोग रहेंगे कहाँ से, वहां से वाइप आउट हो जा रही है, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या दूसरी जगह जा रही है। द एक्सटेंशन ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल, और कई सारे जीव जंतु, अब पॉपुलेशन तो चली जाएगी लेकिन जंतु और प्लैनेट जो प्लांट्स हैं हमारे और एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, खतरे में आ रहे हैं, उनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है। द ओजोन गैस फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। जो ओजोन गैस हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ये यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर है हमारी लेयर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमें बचाती है, वो वहीं से उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। क्लोरोफ्लोरस कार्बन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में एंड एयर कंडीशनर, और एयर कंडीशनर्स में भी आर द मेन कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब जब ये CFC यूज होता है, इसका ज्यादा यूज होने से क्या होता है, ओजोन लेयर जो हमारे यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, हल्की होती जा रही है, CFC जो हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज होती है। डिप्लेशन, और जिसकी वजह से अर्थ के अल्ट्रावायलेट रेस क्या हो रही, धरती पे धीरे धीरे आ रही, जब वो लेयर पतली होगी तो धीरे धीरे वो आ रही, जिसकी वजह से कैंसर, स्किन कैंसर और दूसरे बहुत सारी हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारियां फैल रही हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का किस तरीके से होता है। The atmosphere extend regularly up to 1600 किलोमीटर above the earth। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो रफली कहाँ तक है, 1600 किलोमीटर, यानी धरती से अगर हम 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर, उसके बाद हमारा स्पेस है, वहाँ पर कुछ नहीं है। अर्थ इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, नेमली ये 5 लेयर्स में डिवाइड है। नेम किसका क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये हमारे 5 लेयर्स है, इसकी हमने ये बनाई हुई, इसको समझाते हैं। ट्रोपोस्फियर क्या है, द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर जो है सबसे निचली जो परत है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परत है। सी लेवल्स, यहाँ समुद्र के जो है लेवल उसको हम 0 मानते हैं, उसको ये नीचे का सी लेवल है, सी लेवल से अबव यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रोपोस्फियर है, सबसे नीचे है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी। द ट्रोपोस्फियर इज द इट एक्सटेंड अप टू 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ओवर द पोल। ये पोल से कितनी, हमारे इक्वेटर से 18 किलोमीटर ऊपर है, जबकि पोल से केवल 8 किलोमीटर अराउंड यहाँ पर हमारी इतना जो हमारा लेयर है ये हमारा किसमें आता है, ट्रोपोस्फियर में आता है। इट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेन, फॉग एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर। जितनी भी हमारी वेदर से जुड़ी हुई क्रियाएं होती है, जैसे कि हमारा बारिश होना, फॉग आना, फॉग ये सब चीजें इसी लेयर में होती है, यानी कि ट्रोपोस्फियर में होती है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्रीज विद हाइट इन दिस लेयर। जैसे जैसे ही हम इस लेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही घटने लगता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर घटने लगता है इस लेयर में। स्ट्रेटोस्फीयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जस्ट ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर वाली लेयर है एंड एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर है, यानी ये रेंज है इसकी। ये तो हमारी ट्रोपोस्फियर की रेंज है, ये स्ट्रेटोस्फियर की रेंज है। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमेना लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेन्स एक्सेट्रा। इसमें कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता, जैसे कि रेन और क्लाउड इसमें यहाँ पर नहीं होते हैं। दस प्रोवाइडिंग आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग ऑफ अ जेट
प्लेन्स। इसलिए ये जो लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर की, यहाँ पर ये एक अच्छी कंडीशन बनाता है जहाँ पर जेट प्लेन्स हमारे आराम से उड़ सके। दिस लेयर इज रिच इन ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। यही लेयर है जहाँ पर बहुत ज्यादा ओजोन की हमारी लेयर है जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करता है, बचाता है आने वाली रेज से। मेसोस्फीयर, द मेसोस्फीयर इज थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड लेयर मेसोस्फीयर है, और जो कि 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की रेंज में हमारी आती है। मेट्रोइड्स विच एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर बर्न अप इन दिस लेयर। मेट्रोइड्स यानी कि जो भी बाहर से आने वाले उल्का पिंड है, जो भी पार्टिकल्स है, वो इस लेयर में तक आते आते अपने आप जल जाते हैं। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जो है इन द थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फीयर में जैसे ही हम ऊपर की ओर जाने लगते हैं टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। The presence of electrically charged particle called ion reflected radio wave back to the earth and help in radio communication। जो presence होते हैं electrically charged particles उन्हें ion कहते हैं। electrically charged particles को हम ion कहते हैं। ये यहीं पर होते हैं, ये reflect कर देते हैं रेडियो वेव्स को और ये अर्थ की हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में यही वाली लेयर हमारी हेल्प करती है। एक्सोस्फीयर, द एक्सोस्फीयर इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एक्सोस्फीयर है ये सबसे ऊपरी लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। वेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी थिन, जहाँ एयर की जो डेंसिटी है बहुत हल्की हो जाती, बहुत कम हो जाती है। इट हैज नो आउटर लिमिट, इसकी कोई आउटर लिमिट नहीं है। द अल्टीमेटली मर्ज इनटू इंटरप्लेनेटरी स्पेस, और अंत में जहाँ पर इसकी डेंसिटी एकदम धीरे धीरे कम होती जाती है और ये स्पेस में मिल जाती है जाकर वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मतलब लिमिट नहीं दी है, ये स्टार्टिंग तो बताया लेकिन इसकी लिमिट नहीं दी है कि यहाँ ये एंड कहाँ पर हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और ऋतुएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ स्मॉल एरिया फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो है कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, जो एक छोटे एरिया का दिया हुआ क्या एटमॉस्फेयर कंडीशन है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा उस एरिया का फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए हुए समय में, यानी कि छोटे टाइम का होता है। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी फ्यू आवर्स इन अ डे। वेदर जो है मौसम हमारा हर दिन में कुछ घंटे में बदलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक द वेदर स्लटरी एंड अनकंफर्टेबल। जब हमारे एनवायरनमेंट में यानी हमारे आसपास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है तो हम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन, जबकि जो क्लाइमेट है यानी कि वहाँ की जलवायु है वो वहाँ की एवरेज वेदर कंडीशन की, वहाँ पर लंबे समय तक वहाँ की जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो कैसी है, लार्ज एरिया की जो एटमॉस्फेयर है वो जो वेदर है वो स्मॉल टाइम के लिए और स्मॉल एरिया के लिए रिफर करता है, जबकि क्लाइमेट एक लार्ज एरिया के लिए लार्ज टाइम के लिए रिफर किया जाता है। क्लाइमेट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जो क्लाइमेट एक लंबे समय तक रहता है, जैसे कि मे बी फॉर 3 months 6 months, और ये जैसे कि 3 महीने 6 महीने या 1 साल। क्लाइमेट तो 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए रहता है, लेकिन जो हमारा वेदर है वो चेंज होता रहता है दिन में कई बार, जैसे कि हर एक घंटे में सुबह ठंड रहती है, दोपहर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर शाम को ठंड हो जाती है। तो ये हमारा वहाँ का क्या है, वेदर है। वेदर हम टाइम टू टाइम नोट भी करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, परसेप्शन एक्सेट्रा आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, परसेप्शन, ये सब एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट, दोनों ही के एलिमेंट है। जबकि वेदर जो है वो कम टाइम के लिए और कम एक छोटे एरिया के लिए, और जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा एरिया के लिए होता है, ये आपको याद रखना होगा। टेम्परेचर यानी कि तापमान, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। डिग्री वो टेम्परेचर वो वैल्यू जिससे कि एयर में हमें गर्माहट या फिर ठंडेपन का महसूस होता है, वो महसूस करते हैं, वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। जो मेजरमेंट है टेम्परेचर का वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम हम वैल्यू देखते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी टेम्परेचर मेजर करने की वो डिग्री सेल्सियस है।
ऑन द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस स्केल पे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी लोवेस्ट पॉइंट है वो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और उस पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होने लगता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज जो है वो ऊर्जा का, ऊष्मा यानी हीट यानी ऊष्मा, लाइट यानी प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, सन है। इट रेडिएट्स हीट इन ऑल डायरेक्शन, ये चारों तरफ हम अपनी जो रेडिएशन है उसको फैलाता है, गर्मी को फैलाता है। अर्थ रिसीव्स ओनली अ मिलियन पार्ट ऑफ सन्स हीट और सोलर रेडिएशन। अर्थ केवल कुछ मिलियन पार्ट, पूरा पार्ट भी नहीं, कुछ मिलियन पार्ट ही रिसीव कर पाती है उसके सोलर रेडिएशन का, यानी कि जो वो एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएट करता है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज इंसोलेशन। जो आने वाली सोलर रेडिएशन, अर्थ पे जो भी सोलर रेडिएशन आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। थैंक यू।